अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है आपका वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़। सबसे पहले तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ होती क्या हैं और क्यों यूज़ करते हैं? जैसे हम लोग डेली लाइफ़ में एक-दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए डिफरेंट लैंग्वेजेज़ यूज़ करते हैं, सेम एज़ इट इज़ कंप्यूटर के साथ भी कम्युनिकेशन करने के लिए हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ यूज़ करते हैं। हम लोग प्रोग्राम्स जो हैं वो लिखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस में, वो हम लोग कंप्यूटर को प्रोवाइड करेंगे। प्रोग्राम क्या था? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो हिदायत का मजमूआ कोई भी हम लोग कंप्यूटर कहेंगे कि आपने ये काम करना है, तो वो हम लोग किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है वो कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे वो जो आपको बता रहा है कि कुछ सेट ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं, सिंबल्स हो सकते हैं या कोड्स हो सकते हैं, जो कि हम लोग प्रोग्राम लिखने के लिए इस्तेमाल करेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग प्रोग्राम लैंग्वेज। डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो आपकी अवेलेबल हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स के लिए। सबसे ज़्यादा जो है हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो 2 हैं मेजरली। एक है आपकी लो लेवल लैंग्वेजेज़ हैं और एक है आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेज़ हैं। ऐसी लैंग्वेजेज़ जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर के जो है आप कह लें कि क्लोज़ होती हैं, उसके नियर होती हैं और ह्यूमन लैंग्वेजेज़ से जो है वो फ़ार होती हैं। यानी हम इंसान जो है हम लोग उसको ईज़िली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, बल्कि कंप्यूटर जो है वो इसे ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकता है। इन लैंग्वेजेज़ को हम लोग बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेजेज़। वैसे लो लेवल लैंग्वेजेज़ जो हैं हम लोग डिफरेंट कैटेगरीज़ कंसीडर करते हैं जो कि 2 हैं, एक है मशीन लैंग्वेज, एक है असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज वो वाहिद लैंग्वेज है जो कि आपका कंप्यूटर जस्ट अंडरस्टैंड करता है, इसके अलावा आपका कंप्यूटर कोई और लैंग्वेज जो है वो अंडरस्टैंड नहीं करता। मशीन लैंग्वेज जो है हम लोग ऐसी इंस्ट्रक्शंस को कहते हैं जो कि बाइनरी फॉर्म में लिखी जाती हैं, लाइक 01 एंड 10। इसको हम लोग मशीन लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, इसको हम लोग नेटिव लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, ठीक है? यहाँ पर एक चीज़ काबिल-ए-गौर है, यहाँ पर आपने देखनी है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है मशीन लैंग्वेज आर मशीन इंडिपेंडेंट सॉरी, मशीन लैंग्वेज आर मशीन डिपेंडेंट। इसका मतलब अब क्या हुआ? जितने आपके कंप्यूटर होते हैं, हर कंप्यूटर की अपनी मशीन लैंग्वेज होती है। तो इसका मतलब मेरे पास अगर कंप्यूटर है, फॉर एग्ज़ाम्पल आईबीएम का है, उसमें मैंने एक लैंग्वेज लिखी है, वो मशीन लैंग्वेज लिखी है मैंने उसमें, तो वो जो है सिर्फ़ उसी कंप्यूटर पे चलेगी, इसके अलावा वो किसी और कंप्यूटर पे रन नहीं हो सकती। दैट्स व्हाई उसे जो है हम लोग मशीन लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है? हर कंप्यूटर की अपनी होती है मशीन लैंग्वेज, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल है। 01 एंड 10 जो है मैक्सिमम हम लोग कितने कि 0110 को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मशीन लैंग्वेज जो है वो अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल है। इसको लिखना, इसमें मॉडिफ़िकेशन करना बहुत ज़्यादा जो है उसने क्या टाइम लेता है। और मशीन लैंग्वेज को हम लोग फर्स्ट जीएल भी कहते हैं, यानी फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज जो है वो भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग बोलते हैं सेकंड कैटेगरी जो है वो आपकी है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि होती तो लो लेवल लैंग्वेज है, लेकिन ये मशीन लैंग्वेज से एक स्टेप हायर होती है। अब एक स्टेप हायर मतलब क्या होता है? इसमें कुछ सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि उसमें बाइनरी कोड इस्तेमाल किया जाता है 1001, इसमें कुछ सिंबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनको मैंने नेम कल भी बताया था आप लोगों को। इंग्लिश लाइक वर्ड्स जो हैं वो बोल रहे हैं आपने, जिनको हम लोग बोलते हैं निमोनिक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल एसयूबी, ये सब्ट्रैक्ट के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है? एसयूबी आप लिखेंगे, तो इसको जो है हम लोग सब्ट्रैक्ट के लिए 2 नंबर्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। असेंबली लैंग्वेज जो है, इसको सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहते हैं। प्रोग्राम जो हम लोग असेंबली लैंग्वेज में लिखते हैं, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनता है कि इसने एक लाइन लिखी है ईज़ियर टू राइट है एंड मॉडिफाई देन मशीन लैंग्वेज, यानी आसान है इसको लिखना, इसमें मॉडिफिकेशन करना वो भी आसान है एज़ कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज। वैसे ये मुश्किल बन जाता है काम, लेकिन मशीन लैंग्वेज की निस्बत जो है इसको करना आसान है। असेंबली लैंग्वेज जो है नॉर्मली हम लोग इस्तेमाल करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर जब आपने लिखने हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड जीएल, यानी सेकंड जनरेशन लैंग्वेज, ठीक है? उसके बाद सेकंड जो है हमने जो अभी टाइप पढ़ी थी वो थी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। क्लोज़ होती है आपकी ह्यूमन लैंग्वेजेज़ के और फ़ार होती है ये मशीन से। यानी इसको जो है आपका कंप्यूटर वगैरह डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता, जबकि
हम लोग जो है इसे ईज़िली अंडरस्टैंड करते हैं। इसकी बहुत सी टाइप्स हैं जिसको इसने आगे डिवाइड किया है डिफरेंट जो है कैटेगरीज़ में। सबसे पहले है प्रोसीजरल लैंग्वेज, उसके बाद OOP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। ये कुछ यहाँ पर हाइलाइटेड फॉर्म में यहाँ पे आपको स्क्रीन पर नज़र आ भी रहा होगा। ये जो है आपके एमसीक्यूज़ भी बन सकते हैं। सबसे पहले प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या है? इसको हम लोग थर्ड जीएलबी कहते हैं, यानी 3 जीएल यानी थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। इसमें जो आपकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं प्रोग्राम की, वो प्री डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। यानी एक सीक्वेंस को जो है वो फॉलो किया जाएगा, उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली जो है आपके इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट भी किया जाएगा। ठीक है? इसमें हम लोग जो है कंप्यूटर को बताते हैं व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, क्या करना है और कैसे करना है, ये हम लोग प्रोसीजरल लैंग्वेज में कंप्यूटर को बताते हैं। सबसे पहले फोरट्रान है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ये जो है नॉर्मली हम लोग आसान लफ्ज़ों में ये कह लें साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो है आपकी बेसिक है, बिगिनर्स आर पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। 1960 में इसको क्रिएट किया गया था और इसके बाद इसको जब इंट्रोड्यूस करवाया गया था, मेन पर्पस इसका ये था कि जो स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने नई-नई प्रोग्रामिंग सीखनी है, तो उनके लिए जो बेसिक्स जो नई प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने के लिए जो सिंपल प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके लिए ये लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। ठीक है? इसको अंडरस्टैंड करना आसान था और इसके अलावा ये एजुकेशन पर्पस के लिए जो है हम लोग इसको इस्तेमाल करते थे। इसके बाद है कोबोल, कॉमन बिज़नेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। जैसे कि नेम ही रिप्रेज़ेंट कर रहा है, बिज़नेस का वर्ड इसमें आ रहा है। तो ये स्पेशली डिज़ाइन की गई थी बिज़नेस एप्लीकेशंस के लिए, लाइक बिज़नेस प्रॉब्लम्स अगर आपने कोई सॉल्व करनी है उसके लिए। इसको डेवलप किया गया था 1960s में और जो प्रोग्राम हम लोग कोबोल में लिखते हैं, वो लेंथी होता है लेकिन उसको अंडरस्टैंड करना, रीड करना, राइट करना, मेंटेन करना वो आसान होता है। इसीलिए हम इसमें भी इसको भी प्रेफ़र करते हैं। अब मसला ये बना था यहाँ पे कि जो कोबोल थी, कॉमन बिज़नेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, और इसके अलावा हमने फोर्ट्रन पढ़ी थी, जो फ़ॉर्मूला ट्रांसलेशन थी। उसके लिए हमें 2 डिफरेंट लैंग्वेजेज़ इस्तेमाल करनी पड़ी थी, यानी साइंटिफिक प्रॉब्लम्स के लिए एज़ वेल एज़ आपकी जो हमने दूसरी बिज़नेस प्रॉब्लम है, उसके लिए 2 लैंग्वेजेज़ इस्तेमाल कर रहे थे। तो पास्कल जो है वो फिर लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवाएगी, जो कि साइंटिफिक एज़ वेल एज़ बिज़नेस प्रॉब्लम्स दोनों को जो है वो रिज़ॉल्व कर सकती थी, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। ये जो है वो कह रहे हैं यहाँ पर इसका नेम जो है एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था पास्कल, उसके नेम पे जो है इस लैंग्वेज को बनाया गया था। इसके बाद है सी। अच्छा, ये जो है जो मेजर हमारा काम होगा, जो हमने आगे चल के काम करना है, उसमें सी प्लस प्लस करनी है हम लोगों ने। तो सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस जो हैं दोनों ही जो हैं आप कह लें कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली हैं और मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं। डेनिस रिची ने इसे इंट्रोड्यूस करवाया था AT&T बेल लैबोरेटरीज़ में 1972 में। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि सी से पहले एक बी लैंग्वेज होती थी जो कि 1970 में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी केन थॉमसन की तरफ से। केन थॉमसन ने इसको 1970 में इंट्रोड्यूस करवाया था, लेकिन उसको मार्केट में जो है वो आप कह लें कि इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। उसी का इम्प्रूव्ड वर्ज़न थी आपकी सी लैंग्वेज, ठीक है? इसको एज़ ए पार्ट ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है लिखा गया था। इसको मिडल लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है क्योंकि ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है सॉफ्टवेयर्स बनाने के लिए, कौन से एप्लीकेशन एज़ वेल एज़ सिस्टम, ठीक है? तो सी और सी प्लस प्लस दोनों इसी पर्पज़ के लिए हम लोग यूज़ करते थे। इसके बाद जो ऊप है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ये आपका नेक्स्ट थर्ड सेमेस्टर में जो है एक इम्पोर्टेंट पार्ट होगा बहुत, यानी कि आप लोग डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। कुछ बेसिक्स हम लोग इसमें भी पढ़ेंगे लेकिन ज़्यादा जो है पोर्शन हम लोग उसमें कवर करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है एक ऐसी टेक्निक थी जिसमें हम लोग अपने प्रोग्राम्स को ऑब्जेक्ट्स की बेस पे जो है वो लिखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या था? को कलेक्शन ऑफ डाटा हो सकता है और फंक्शंस हो सकता है। अब उसमें ऑब्जेक्ट में क्या-क्या हो सकता है? कोई भी पर्सन है, थिंग है या प्लेस है, हमारी रियल वर्ल्ड में जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो भी हो सकता है। लाइक एक व्हीकल है, ठीक है? वो व्हीकल एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास। अब उस व्हीकल का कलर क्या है?
ठीक है, उसका मॉडल क्या है, उसकी कंपनी क्या है, उसकी प्राइस क्या है, ये हम लोग आगे उसकी डिटेल स्टोर करेंगे उसमें। वो यहाँ पे कह रहा है, यहाँ वो कह रहा है कि ऊप जो है, इसमें जो डेटा हम लोग स्टोर करते हैं वो आपस में ग्रुप के फॉर्म में जो है इकट्ठा करके स्टोर किया जाता है। इसको सीखना, इसमें मॉडिफिकेशन करना बहुत आसान है। सी प्लस प्लस और जावा जो है वो भी आपकी पॉपुलर ऊप लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ उसने फीचर्स बताए हैं। सबसे पहले तो वो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट्स के बेस पे आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ऑब्जेक्ट को हम लोग एक एंटिटी को भी कहते हैं। एंटिटी क्या होती है? एनीथिंग अबाउट विच वी वांट टू स्टोर डाटा, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बारे में हम लोगों ने डाटा वगैरह स्टोर करना है, इंस्ट्रक्शन स्टोर करनी है, उसको हम लोग एंटिटी कहते हैं। वो कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी प्लेस हो सकती है, कोई भी थिंग हो सकती है। इसके अलावा क्लासेस, हम लोग जो मेजर एक इसका सबसे ज़्यादा एडवांटेज आप कह लें, हम लोग क्लासेस जो है ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं इसमें। ऊप जो है ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप क्लासेस को डिज़ाइन करें ताकि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को आप क्रिएट कर सकें। क्लासेस जो हैं अभी आप लोगों का इसमें चूंकि इतना हम लोग डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, ऊप में हम लोग जाके करेंगे। प्राइवेट होता है, पब्लिक होती है और प्रोटेक्टेड होती है। ठीक है, एक क्लास होगी, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट की क्लास है, उसमें डिफरेंट स्टूडेंट्स जो है वो मैं स्टोर कर सकता हूँ, यानी एक क्लास में मल्टीपल स्टूडेंट्स जो है वो स्टोर कर सकता हूँ। जैसे आप लोगों की क्लास है, इसमें मल्टीपल स्टूडेंट्स को जो है अगर मैं स्टोर कर लूँ तो वो आपकी एक क्लास होगी और उसके आगे डिफरेंट मेंबर फंक्शंस होंगे। इसके अलावा रियल वर्ल्ड मॉडलिंग आपको प्रोवाइड करती है, इसकी फीचर है। इसका क्या मतलब है कि आप जो रियल वर्ल्ड में यानी डेली लाइफ में जो हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ और वर्किंग कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो जो है हम लोग इसकी बेस पे स्टोर करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल भी दी थी कि हमारे पास एक व्हीकल है, उस व्हीकल का कलर क्या है, उसका मॉडल क्या है, तो ये रियल वर्ल्ड की जो है हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह को जो है फंक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं उसमें। रीयूजेबिलिटी, सबसे ज़्यादा इसके जो एडवांटेज कंसीडर किया जाता है वो ये है कि ऊप जो है वो आपको रीयूज़ कोड एंड डाटा जो है प्रोवाइड करती है। नहीं, आपने एक दफ़ा लिख लिया उसको आप कहीं भी कर सकते हैं। इसके लिए एक हम लोग यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। आपका एग्जिस्टेंस कोड एक पड़ा होगा, ठीक है, पहले से आपने कोड लिखा हुआ है, वही कोड जो है नया प्रोग्राम लिखने के लिए भी हम लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस की डिफरेंट कैटेगरीज हैं, वो जब आप आगे पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। उसमें ये था जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया था, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, यानी दो आपकी क्लासेस होंगी, उससे मिला के जो है आप एक सिंपल क्लास नई जो है वो डेवलप करेंगे। पेरेंट नोड होते हैं, वो आगे जाके इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन हाइडिंग। ऊप जो है वो अलाउ करता है प्रोग्रामर को कि वो इम्पोर्टेंट डाटा जो है वो हाइड कर सके ताकि कोई भी जो है उसे एक्सेस ना कर सके। ये हम लोग इनकैप्सुलेशन की मदद से जो है करते हैं। ये भी ऊप में जो है डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद आ गया पॉलीमॉर्फिज्म। पोली मीन्स मैनी और मॉर्फिज्म मीन्स होता है शेप्स कह लें या वेज कह लें। किसी भी ऑब्जेक्ट के बिहेव को मल्टीपल वेज में आप जब स्टोर करेंगे उसको बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। होगा एक ही ऑब्जेक्ट लेकिन मल्टीपल वे से हम लोग उसको कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद आती है सी प्लस प्लस, ये इसने इसी में जो है वो ऐड कर दी हुई है। सी प्लस प्लस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको 1980 में बेल लेबोरेटरीज में ही डेवलप किया गया था। ये इम्प्रूव्ड वर्जन था सी लैंग्वेज का। अब सी लैंग्वेज जो है वो ऑब्जेक्ट्स के साथ जो है वो आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करती थी, तो इन्होंने जो है फिर सी प्लस प्लस इंट्रोड्यूस करवाई तकरीबन 8 साल के वक्फे के बाद। जैसे कि सी जो है वो 1972 में इंट्रोड्यूस हुई थी, तो ये जो है आपकी 1980 में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, जिसमें ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस के साथ वर्किंग करने के साथ एक पावरफुल लैंग्वेज जो है डेवलप की गई थी डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए। नेक्स्ट जावा है, जैसे कि ऊपर उसने बताया भी था, जावा भी हम लोग यूज़ करते हैं। जावा भी जो है आपकी लैंग्वेज, ये सन माइक्रो सिस्टम जो है एक कंपनी है, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी। इसको स्टार्टिंग में जो है डेवलप किया गया था वीसीआर में, यानी ये माइक्रो प्रोसेसर होते थे उनको कंट्रोल करने के लिए, जो कि वीसीआर
वीडियो कैसेट रिकॉर्डर जो है आजकल ये इस्तेमाल नहीं हो रहे। टोस्टर्स में इस्तेमाल होता था, केबल रिसीवर्स में इस्तेमाल होती रही है। लेकिन आजकल जावा जो है आपको एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग फ़ीचर भी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है? इसके अलावा हम लोग वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए यानी वेबसाइट्स में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, गेमिंग के लिए भी इस्तेमाल हो रही है आपकी जावा। तो ये जो है आपकी एक और ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके बाद है नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज, जो कि हमारी लास्ट कैटेगरी है। नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज आपकी असल में फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, जिसको 4GL कहा जाता है। नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज में यूज़र जो है उसने सिर्फ कंप्यूटर को ये बताना है व्हाट टू डू, कि जी आपने करना क्या है। ये नहीं बताना है कि जी हाउ टू डू, कैसे करना है। इसका एक इम्पोर्टेंट एडवांटेज ये है कि जो नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है उसमें हम लोग नॉन टेक्निकल यूज़र भी जो है वो कोई स्पेसिफिक टास्क जो है परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब 4GL जो है नॉर्मली हम लोग इस्तेमाल करते हैं डेटाबेस एप्लीकेशंस के लिए और रिपोर्ट जनरेशन के लिए। जैसे कि आप लोगों ने नेम सुना भी होगा एसक्यूएल का, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। सबसे मोस्ट पॉपुलर डेटाबेस क्यूरी लैंग्वेज है ये जो है आईबीएम में। आईबीएम स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये जो है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने एक नेशनल स्टैंडर्ड क्रिएट किया था। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ कि एसक्यूएल का काम है डेटाबेस में से डाटा को एक्सट्रैक्ट करना, निकालना, ठीक है। लाइक टेबल क्रिएट करना है, व्यूज़ क्रिएट करने हैं। उस ये मेरे पास टेबल है, इसमें से मैं कहता हूँ कि कोई भी स्पेसिफिक पार्ट अगर मैंने निकालना है तो उसके लिए हम लोग एसक्यूएल यूज़ करेंगे। अब ये हम लोग बता रहे हैं व्हाट टू डू, ये नहीं बता रहे हाउ टू डू। सिर्फ एक लाइन इंग्लिश का एक सेंटेंस लिख देंगे, उसकी बेस पे वो निकाल देगा। इसके बाद ये रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर है। ये डेवलप किया गया था 1960s में आईबीएम की तरफ से, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस रिपोर्ट्स जनरेट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता था। ये भी आपकी नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है, और ये जो है आपकी आईबीएम मिड रेंज कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाती थी। इसके बाद ये आपने ये डिफरेंस जो हमने ऊपर पढ़ा है वही यहाँ पर आपने ये करने हैं, और लो लेवल लैंग्वेजेस हो जाएंगी हमारी। इसके बाद कुछ नेचुरल लैंग्वेजेस भी हैं, इसको फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज कहते हैं। मेजरली वहाँ तक ही था काम। इसके बाद जो है वो आपका यही कह लेंगे फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज होती है, उसको हम लोग नेचुरल लैंग्वेज भी कहते थे। ये लैंग्वेजेस जो हैं आपकी बहुत कॉम्प्लेक्स, और इसके लिए लार्ज अमाउंट ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते थे। यही रीज़न है कि ये लैंग्वेजेस अभी भी एक्सपेरिमेंटल फेज में हैं, यानी ये अभी रियल वर्ल्ड में जो है इंट्रोड्यूस अभी तक नहीं करवाई गई। जैसे कि हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं, दो कैटेगरीज जो हैं वो हमने डिस्कस की थी, हाई लेवल और लो लेवल। उनमें आगे फर्दर प्रोसीजरल, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज थी, नेचुरल लैंग्वेजेस थी। काफ़ी ज़्यादा जो है वास्ट कैटेगरीज हमने डिस्कस की थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। अब इसमें लैंग्वेज प्रोसेसर्स क्या होते हैं? जैसे कि हमें पता है कि कंप्यूटर जस्ट अंडरस्टैंड करता है बाइनरी लैंग्वेज, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। तो कोई भी ऐसा कोड, कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो कि हाई लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज में लिखा जाएगा, वो कंप्यूटर के ऊपर डायरेक्टली रन नहीं होगा। उसको हमें ज़रूरी है कि उसको लास्ट में कन्वर्ट करें हम लोग मशीन लैंग्वेज में, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले। इसके लिए हम लोग डिफरेंट लैंग्वेज प्रोसेसर्स या लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं आपकी मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज को, या उसको हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। हर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना अपना ट्रांसलेटर्स होते हैं। जैसे कि, बल्कि अभी मैं उसके आगे आगे जाके आपको एग्जांपल भी बताता हूँ। यहाँ पे कंपाइलर है। कंपाइलर कन्वर्ट करता है हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस को मशीन लैंग्वेज में एज ए होल। ये एक जो है कॉन्सेप्ट समझने वाला है, यानी पूरा कोड एक ही दफ़ा जो है वो आपका लेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा मशीन लैंग्वेज में। इसके लिए कुछ बुक्स में कुछ जगह पर वर्ड यूज़ किया गया है, हाई लेवल की जगह पर सोर्स कोड का वर्ड इस्तेमाल किया गया। तो सोर्स कोड आपका ऐसा कोड होता था जो कि आपका हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता था, ठीक है। अब इसके लिए जो है हम लोग पूरे प्रोग्राम को ये लेता है, उसको कन्वर्ट कर देता है आपका ऑब्जेक्ट कोड में।
कंपाइलर किस तरह करता है, एक चीज़ और यहाँ पे याद रखिएगा, जो कोड हाई लेवल लैंग्वेज में होता है वो सोर्स होता है, और कंपाइलर जो है वो करता है सोर्स को मशीन कोड में। इसको हम लोग ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी कहते हैं। कंपाइलर चेक करता है तमाम स्टेटमेंट्स आपके सोर्स प्रोग्राम की, और उसके बाद जनरेट करता है मशीन इंस्ट्रक्शंस को। इसके अलावा कंपाइलर जो है सिंटैक्स एरर भी चेक करता है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने के कुछ ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं, उन ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप उन रूल्स को फॉलो नहीं करते, तो आपका कंपाइलर जो है वो एक एरर जनरेट करेगा, जिसको हम लोग सिंटैक्स एरर कहते हैं। कंपाइलर वो भी देखता है एरर्स, अगर तो उसमें एरर होगा तो आपको एरर लिस्ट देगा, वो कहेगा पहले आप इस एरर को रिमूव करें, बाद में जो है मैं इसे कन्वर्ट करूँगा। तो सोर्स प्रोग्राम जो है अगर उसमें एरर्स होंगे तो वो कंपाइल नहीं होगा। तो कंपाइलर जो है वो सिर्फ ट्रांसलेट करता है। अब एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, हर लैंग्वेज का अपना-अपना कंपाइलर होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ कह रहा है कि ऐसा कंपाइलर जो हम लोग यूज़ करेंगे, वो सिर्फ़ उसी लैंग्वेज को जो है वो ट्रांसलेट करेगा जिसमें उसको लिखा गया होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल सी कंपाइलर जो है सिर्फ़ उन प्रोग्राम्स को ट्रांसलेट करेगा जो कि सी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। इसी तरह इंटरप्रेटर है, ये आपका एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कन्वर्ट करता है वन स्टेटमेंट ऑफ अ लाइन ऑफ अ प्रोग्राम एट वन टाइम, यानी एक वक्त में सिर्फ एक लाइन, या इसको हम लोग कहते हैं स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट या लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ काबिल गौर है कि जो आपका कंपाइलर था वो एज ए होल यानी पूरी इंस्ट्रक्शंस लेगा, उनको सबको पूरी जो है प्रोग्राम के स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर देता था एज ए होल, लेकिन ये करता है लाइन बाय लाइन या इसको हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। ठीक है। अब जो आपने 10th क्लास में जिन्होंने कंप्यूटर पढ़ी है वहाँ पर GW बेसिक एक पढ़ा गया था, वो इंटरप्रेटर है, यानी वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है। इंटरप्रेटर का काम ये है कि एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, और उसके बाद जो है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन लेगा, उसको करेगा। अगर तो उसमें एरर होगा, यानी अगर पहली स्टेटमेंट में ही अगर आपका एरर होगा तो इंटरप्रेटर वर्किंग स्टॉप कर देगा और आपको एरर दिखाएगा कि जी ये एरर रिमूव करें। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि इंटरप्रेटर जो है वो कंपाइलर की निस्बत एरर्स हम लोग इमीडिएटली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोग्रामर जो है वो इजीली करेक्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रोग्राम डेवलपमेंट एरर को। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि अगर कंपैरिजन किया जाए तो कंपाइलर जो है वो आपका फास्ट है, जबकि इंटरप्रेटर जो है वो सच इतना फास्ट नहीं है। अब यहाँ पे इसमें वर्ड यूज़ किया गया तो डिसएडवांटेजेस का ये भी है कि इंटरप्रेटर जो है एफिशिएंट वे नहीं है, यानी एक आप ये कह लें कि इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा एक टाइम कंज्यूमिंग भी है ये। इंटरप्रेटर ऑब्जेक्ट कोड जो है उसकी फ़ाइल क्रिएट नहीं करता, एक मेजर ये भी जो है वो आपका पार्ट है, क्योंकि उसमें लाइन बाय लाइन करना होता है, वो पूरा करके एक फ़ाइल दे देता है। इसको जो है जब भी हम लोग इसको एग्ज़ीक्यूट करेंगे तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रोग्राम को। वीबी का जो है विजुअल बेसिक कह लें या GW आपने बेसिक पढ़ी थी, वो जो है इंटरप्रेटर इस्तेमाल करती हैं। और एक लास्ट कैटेगरी है असेंबलर। असेंबलर जो है वो ट्रांसलेट करता है इंस्ट्रक्शंस को जो कि असेंबली लैंग्वेज में होती हैं, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए।